नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम इस समय यूजीसी नेट यूनिट 7 हिंदी कहानी के अंतर्गत जितनी भी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, हम 21 कहानी के ऊपर लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं। प्रत्येक कहानी के ऊपर हम 2 वीडियो लेके आते हैं। पहली वीडियो में संपूर्ण कहानी का पाठ, उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और साथ में ही हम पीवाईक्यू करते हैं। दूसरी वीडियो में हम उसी कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, मेरे द्वारा ही वो एमसीक्यू बनाए जाते हैं और वो दूसरी वीडियो में 12 से 13 प्रश्न हम एमसीक्यू के रूप में करते हैं। इसी क्रम में आज जो इस कहानी को हम पढ़ेंगे वो कहानी है गैंग्रीन, जिसे रोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक हैं अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय की कहानी गैंग्रीन या रोज। ये कहानी है 16वें नंबर की कहानी है। इसके पहले हम 15 कहानी पर इसी तरह से बात कर चुके हैं। आप जा कर के हिंदी कहानी का प्लेलिस्ट बना होगा, हिंदी कहानी यूनिट 7 दिसंबर 2024 के नाम से वो प्लेलिस्ट बना होगा। आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं, आपको सारी कहानी के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे 10 यूनिट पर इसी तरह से मैं वीडियो और कंटेंट लेके बारी बारी से आऊँगा दिसंबर एग्ज़ाम से पहले। आप यहाँ पर जुड़ के अपनी तैयारी को व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम चलते हैं। गैंग्रीन कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, उसके बाद कहानी का पाठ करेंगे, फिर तुरंत लगे हाथ हम पीवाईक्यू को भी लगाएंगे। गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष 1931 में डलहौजी जेल में लिखा गया यह कहानी है। यानी अगेन इस कहानी को 1931 में डलहौजी जेल में लिखा था। गैंग्रीन कहानी अज्ञेय की कहानी संग्रह विपथिका 1937 में संकलित है, जिसमें कुल 12 कहानियाँ हैं। विपथिका नाम की एक कहानी संग्रह है। किसकी? अज्ञेय की विपथिका नाम की एक कहानी संग्रह है, उसी में यह संकलित है। कौन सी कहानी? गैंग्रीन और रोज, जिसका संकलन 1937 में हुआ था। मैं शैली में लिखी गई संवादात्मक कहानी है यह मध्यवर्गीय मानसिकता को चित्रित करती एक चरित्र प्रधान कहानी भी है। ठीक है, इस कहानी में नारी जीवन के विवशता का चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न नीरस यांत्रिकता घुटन का सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, यानी नारी केंद्रित यह कहानी है। आगे देखते हैं इस कहानी से संबंधित जितने भी पात्र हैं। इस कहानी में 4 ही पात्र हैं, एक मालती, दूसरे महेश्वर, तीसरा टीटी और चौथा मैं, जो लेखक है। ठीक है, और वही मालती का भाई भी है। मालती गैंग्रीन यानी रोज कहानी की मुख्य पात्रा है। विवाहित स्त्री है जो एक बच्चे की माँ है और अपने वैवाहिक जीवन से त्रस्त नजर आती है इस कहानी में। महेश्वर मालती का पति है, जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। क्या है? सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर। ठीक है। टीटी महेश्वर और मालती का बच्चा है। टीटी जो पात्र है वो महेश्वर और मालती का बच्चा है। मैं मालती का भाई है। ठीक है, मैं अर्थात लेखक। आगे हम बिना देर किए चलते हैं, कहानी का पाठ करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको कहानी का इस सब सारी 21 कहानियों के ऊपर जितने भी वीडियो बने हुए हैं, अगर उनका पीडीएफ चाहिए तो आप सबसे पहले मुझे कमेंट कर दो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आपको जितनी भी पीडीएफ चाहिए मैं सारा प्रोवाइड करा दूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लगातार सक्रिय बने रहिए। आप अगर कुछ सुझाव देते हो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। उसको इम्प्लीमेंट करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। बिना देर किए हम चलते हैं कहानी के ऊपर। कहानी देखिए, गैंग्रीन, ये अज्ञेय जी हैं
अज्ञेय का फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। इनको देखते हुए, इनको याद करते हुए हम कहानी का पाठ करेंगे। दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख निद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्वत हो गई। उसने कहा, आ जाओ। किसने? मालती ने। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? कौन? यानी मालती के पति। अभी आए नहीं हैं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कितने बजे आया करते हैं? 1:30-2 बजे। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया। किसकी आवाज़? शिशु अर्थात मालती का बच्चा। और घुटनों पर हाथ टेककर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। मालती की उसकी लेखक की क्या है? दूर के रिश्ते की बहन है। किंतु लेखक यानी इस कहानी का पात्र लेखक। आप अज्ञेय को आप नहीं कह समझ सकते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस पीठ पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई तरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? विवाह के कितने वर्ष हुए थे जब वो लेखक आया था उसके पास? उसका भाई 2 वर्ष हो गए थे। या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती। पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर उसकी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने में विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्नसूचक था,
किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कुछ कहीं कुछ कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं। सही बात है, ऐसा होता है। चिर विस्मृत में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से यद्यपि वह सारा प्राप्य बल उठ नहीं सकता, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यदि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरछात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। क्या है? महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव के डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः 7 बजे, कितने बजे? प्रातः 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ ही छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने, उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उगताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती हैं। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, ओह, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, यूं ही हो ही गया है चिड़चिड़ा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, सॉरी, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गए।
मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो ख़त्म हो गया था, मतलब वो ये कहना चाहते हैं। मालती कहती है, बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा होगा नहीं, यूं ही रौब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। कितने दिन? 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। कितने बजे? 7 बजे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खा कोई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। जब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं? भला थके हैं? और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन माज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वहीं 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार उग्र रूप में मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक स्वर समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे, कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे। कब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली
और मैंने देखा महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल भिजवा दिया हूँ। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे होता है? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, तब आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे और बोले, ना कटो तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटे कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देख कर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर 47 साल के, है ना? क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्होंने छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जाओ, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में मैं जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो देना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उज्जवल प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिन की बात है, जब हम सभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हर हफ्ते बाद मैं देखूं कि इसे सप्ताह समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही
उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो मालती ने उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछता हूँ। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या, यह ... तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तृत हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल कर आए हैं। कितने मील? 18 मील, नोट कर लीजिए। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुए धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता में से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे थे, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चिड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे की। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया।
फिर एकाएक मैंने मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन न भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मैं और तब एकाएक मैंने जाना कि यह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन में इस पहले ही यौवन में खून की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गया है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्वत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से लिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एकाध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। कितने का? 11 का। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की धड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बोलने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। कहानी का पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम PYQ करेंगे। ये इस कहानी का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पढ़ते समय आपने अंडरलाइन किया क्या, नहीं किया तो आप दोबारा से एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं किया। दूसरी बात, ये कहानी की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये PDF चाहिए, ये सारा PDF चाहिए और ये अंडरलाइनिंग वाला PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपको कैसा कमेंट चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बिना देर किए हम चलते हैं आज के PYQ की तरफ। PYQ में देखिए सबसे पहला प्रश्न है, जहाँ भी गैंग्रीन कहानी होगी वो गैंग्रीन कहानी संबंधित प्रश्न में जुड़ ही जाता है, तो मैं सारे प्रश्न को लेके आया हूँ। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। आप ये सारी कहानी पढ़ के आए हुए हैं, एक कहानी छोड़ के। ये कहानी आपके सिलेबस में नहीं लगी हुई है। आकाशदीप कहानी किसकी है? आकाशदीप कहानी के पात्र हैं बुद्धगुप्त। गैंग्रीन कहानी के पात्र कौन है? मालती। दूसरा, उसने कहा था कहानी के पात्र हैं बोधा सिंह। आप देख लीजिए A का 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद हमने C का 5वां लगाया, C का 5वां, यानी यही सही है। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर 1 आप देख सकते हैं। आकाशदीप का पात्र है बुद्धगुप्त। आकाशदीप कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। दिल्ली में एक मौत, इस कहानी के पात्र हैं अतुल, इसके लेखक है कमलेश्वर। उसने कहा था कहानी के पात्र हैं बोधा सिंह। चंद शर्मा गुलेरी की कहानी है, 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये आकाशदीप कहानी 1929 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद गैंग्रीन जो कि 1931 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक हैं अज्ञे, इसकी पात्रा है मालती। आप देख सकते हैं UGC नेट हिंदी जुलाई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सरल और शांत लड़की थी। A, B, उद्धत और चंचल लड़की थी। C, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी। D, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। निम्नलिखित में से सही उत्तर का भी सही विकल्प चुनिए। A, B और C, C, B और D, B, A और B, D, B और C। इसका उत्तर देखिए, बचपन में वो सरल और शांत बिल्कुल भी नहीं थी। उद्धत और चंचल लड़की थी, बिल्कुल थी। पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, बिल्कुल नहीं थी। चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी, सही है। यानी B और D, ऑप्शन नंबर B की तरफ हम जा सकते। C इसमें गलती से हो गया है, लेकिन B और D जिसमें भी होगा वही सही होगा। B और D आप देख सकते हैं, C वही मैंने। ये भी देख लीजिए प्रश्न UGC नेट हिंदी जून 2019 में पूछा गया था। जो भी मैं प्रश्न लेके आऊँगा वो एक एविडेंस के साथ लेके आऊँगा। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप PDF मेरे से ले सकते हो। निम्नलिखित पात्रों को
उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, मालती गैंग्रीन कहानी की पात्र है। बी का वन केवल एक में है, यानी इसका भी ए सही हो जाएगा। शामनाथ चीफ की दावत। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से मैं लेके आया हूँ उसका हेल्प। आंसर 1 आप देख सकते हैं, आंसर 1 ही दिया हुआ है। पात्र कालिंदी चरण, यह पत्नी कहानी है एक, उसके पात्र हैं, और यह कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। मालती गैंग्रीन कहानी है, उसकी एक पात्रा है और इसके लेखक हैं अज्ञेय। शामनाथ चीफ की दावत कहानी की एक पात्र है और उसके लेखक हैं भीष्म साहनी। सुबोध जिंदगी और गुलाब कहानी के पात्र हैं, जिसकी लेखिका हैं उषा प्रियमवदा। ये प्रश्न देखिए यूजीसी नेट हिंदी जून 2020 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। ए, इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। बी, इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। सी, इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। डी, इस कहानी में पूर्वदित्य शैली का प्रयोग किया गया है। ई, इस गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, बी और डी। बी केवल बी, सी और ई। सी केवल ए, सी और ई। डी केवल बी, सी और डी। दोबारा से हम देखते हैं एक एक ऑप्शन, उसके बाद मैं बताते चलूँगा। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है, बिल्कुल गलत, यानी ए जिसमें आप उसे कट कर सकते हैं। बी, इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। सही बात है, वो निम्न मध्यवर्गीय के जीवन के बारे में ही बताते हैं। मालती और महेश्वर के बारे में बताते हैं, वो दोनों दाम्पत्य जीवन है। इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है, कि बिल्कुल सही है। सी की तरफ भी आप जा सकते हैं, बी और सी देखिए दोनों में है। इस कहानी में पूर्वदित्य शैली का प्रयोग किया गया है। गैंग्रीन के बिल्कुल नहीं, पूर्वदित्य शैली का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। सही बात है, ई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तर देखिए, उसका उत्तर है ऑप्शन बी, सी और ई। यह प्रश्न देखिए यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपने मेरे साथ पूरी कहानी को पढ़ा है तो निसंदेह निश्चित तौर पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विशेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। यह बिल्कुल कथन गलत है। चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनारा दे गाकर सुनाया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दोनों उत्तर, ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 सही होगा हमको लगता है। आप देख लीजिए, ऑप्शन 1 गलत लेकिन दूसरा कथन सही है। ऑप्शन 1 गलत, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, डी। आप ये देखिए यूजीसी नेट हिंदी जून 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, अभी हाल ही के पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। मालती, लक्ष्मा, लतिका, चंपिया, परिंदे, लालपान की बेगम, कोशिका खटवर, गैंग्रीन। एक तरफ पात्र, दूसरी तरफ कहानी के नाम ले रखे हैं, आप मिलाइए। मालती देखिए बार बार पूछा गया जाने वाला प्रश्न है यह। मालती किस कहानी की पात्र है? गैंग्रीन। ए का 4, आप बाकी सबको कट कर दीजिए। ए का 4 केवल 2 ऑप्शन में है। लक्ष्मा एक कहानी है, कोशिका खटवार उस कहानी की पात्रा है। चंपिया लालपान की बेगम कहानी की पात्र है। लतिका परिंदे, यानी ए का होगा। मैं इसको दोबारा से मैच कर दूं। ए 4, लक्ष्मा बी 3, बी का 3, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चंपिया लालपान की बेगम। डी का देख लीजिए आप 4, डी का 2 यहाँ है और सी का 1 आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका।
उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर आप देख लीजिए, ऑप्शन बी A4 B3 C1 D2। यह प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट हिंदी जून 2024 शिफ्ट 2 में। देखिए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2023 में दोनों शिफ्ट में गैंग्रीन कहानी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है और ये लेटेस्ट प्रश्न है। यूजीसी नेट हिंदी अगस्त 2024 शिफ्ट 1। अगर आपने मेरे साथ पूरी कहानी पढ़ी है तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और इस प्रश्न को इस प्रश्न को होमवर्क देने में कि पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये प्रश्न अभी लेटेस्ट का है और आप स्वयं का मूल्यांकन स्वयं से करिए कि अभी लेटेस्ट जो प्रश्न पूछा गया है मेरे साथ सभी महत्वपूर्ण तथ्य, कहानी का पाठ, PYQ करने के बाद आप उस कहानी को बगैर किसी अन्य सोर्स को देखे कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो आगे भी आप प्रश्न का उत्तर कर पाओगे। प्रश्न में पढ़ता हूँ, गैंग्रीन रोज कहानी के संबंध में उचित कथन का चयन कीजिए। ए, मालती को अपने परिवार और गृहस्थी से सुख का अनुभव होता था। बी, मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे। सी, सरकारी अस्पताल और डॉक्टरों के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी। डी, मालती के पिता के द्वारा लाई किताब फाड़ कर फेंक दी थी। ई, मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला केवल A, B और D, दूसरा केवल B, C और D, तीसरा केवल B, D और E, चौथा केवल A, D और E। इसका उत्तर आप यहाँ दीजिएगा। बाकी हम इसका उत्तर मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा 2-4-5 दिन के बाद, क्योंकि उस बीच देखता हूँ कितने लोगों का कमेंट आता है। वैसे इसका उत्तर आपके सामने पूरा है। मैंने इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें अभी PYQ में ही आ गई थी। अगर आपने PYQ भी सही से कर लिया पिछले 5-7 क्वेश्चन को तो तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सभी आज इस क्लास में जुड़े। दूसरी बात मैं बता दूं, इसके बाद MCQ की एक वीडियो आएगी इसी कहानी से संबंधित, गैंग्रीन कहानी से संबंधित, जिसमें 10-12 प्रश्न जो भी मेरे द्वारा बनाए जाएंगे उसे आप ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि अभी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आने वाली है जिससे आपको दिसंबर 2024 में बहुत फ़ायदा होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे ये करनी है कि आप पेपर फर्स्ट की भी तैयारी लगातार करते रहिए, केवल सेकंड के भरोसे आप मत रहिए। धन्यवाद, आप स्वस्थ रहिए और अच्छे से वीडियो देखते रहिए और टेक्स्ट को भी पढ़ते रहिए। थैंक यू।